प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टडी विद कपिल सर पे। स्टूडेंट्स, आज हम भारतीय संविधान के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे तथा हम इसमें यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था। तो चलिए स्टूडेंट, चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय संघ अधिक से अधिक अर्धसंघ है, यह किसने कहा था। तो ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, या फिर दुर्गादास बसु ने कहा था, या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, या केसी बिहेर ने कहा था। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, केसी बिहेर ने। केसी बिहेर ने भारतीय संघ को अर्धसंघ कहा है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मूल में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख था। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 17। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 18। भारतीय संविधान के मूल में 18 भाषाओं का उल्लेख था। आपको पता होगा कि हमने पहली भाषा 17वीं भाषा जोड़ी थी हमने 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा। हमने 1967 के द्वारा पहली भाषा सिंधी को संविधान में जोड़ा था। तो कुल मिलाकर हमारे संविधान में 17 भाषाएं हो गई थीं। लेकिन हमने 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 3 अन्य भाषाओं को जोड़ा। वो कौन कौन सी भाषाएं हैं हमारी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। हमने 71वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली इन 3 भाषाओं को संविधान में जोड़ा था। फिर हमने 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 पारित किया। इस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा हमने संविधान में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली नामक 4 भाषाएं जोड़ी। तो कुल मिलाकर भारतीय संविधान में वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। तो दोस्तों, चलते हम अपने दूसरे प्रश्न पर। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 100वां संविधान संशोधन संबंधित है। तो ऑप्शन ए भारत नेपाल संबंध से, ऑप्शन बी भारत पाकिस्तान संबंध से, ऑप्शन सी भारत अफगानिस्तान संबंध से, ऑप्शन डी भारत बांग्लादेश संबंध से। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, भारत बांग्लादेश संबंध से। आपको पता होगा कि हमने 100वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा बांग्लादेश को कुछ भूभाग दिया था, जिसमें से हमने 55 एनक्लेव हमको मिले थे और लगभग 100 से अधिक एनक्लेव हमने बांग्लादेश को दिए थे। तो 100वां संविधान संशोधन हमारा भारत बांग्लादेश संबंध से जुड़ा हुआ है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 1/3 स्थान आरक्षित किए। तो ऑप्शन ए 70वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी 71वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, ऑप्शन सी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, ऑप्शन डी 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा हमने अनुच्छेद 40 को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और अनुच्छेद 40 को हमने व्यवहारिक रूप 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया था। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा हमने शहरी निकायों के लिए शहरी निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया और इसके लिए हमने हमारे संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें 18 विषयों का उल्लेख है और इसमें हमने अनुच्छेद 243 में संशोधन किया गया। तो 71वां संविधान संशोधन अधिनियम हमारा भाषाओं से जुड़ा हुआ है, जिसमें हमने संविधान में 3 भाषाएं जोड़ी थी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इन 3 भाषाओं को हमने 71वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा था। 70वां संविधान संशोधन अधिनियम हमारा राष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़ा हुआ है। इसमें इस संविधान संशोधन द्वारा हमने राष्ट्रपति के निर्वाचन में दिल्ली की विधानसभा तथा पुडुचेरी की विधानसभा के सदस्यों को शामिल कर लिया गया। आपको पता होगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल में दिल्ली विधानसभा के सदस्य, पुडुचेरी विधानसभा के सदस्य और संसद के दोनों सदनों के सदस्य, निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के
सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। और भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ये आपको पता होगा। और राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वयस्क मताधिकार के लिए मूलतः 21 वर्ष की अवस्था निर्धारित थी, परंतु अब इसे घटाकर 18 वर्ष का निर्धारण कर दिया गया है। यह किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों यह 1961 में हुआ था, या फिर 1980 में हुआ था, या फिर 1989 में हुआ था, या फिर 1991 में हुआ था। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1989 में। 1989 में हमने मतदाताओं की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। आपको यह भी पता होगा कि हमने 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा मतदाताओं की न्यूनतम आयु को हमने 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, जिसके कारण हमारे निर्वाचन आयोग पर कार्यभार बढ़ गया था। तो 1989 में हमने 2 निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई और 1990 तक हमारे दो निर्वाचन आयुक्त कार्य करते रहे। लेकिन 1990 में कांग्रेस सरकार ने उन दोनों निर्वाचन आयुक्तों को हटा दिया था। तब जाकर हमने 1993 में 2 निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई। तो कुल मिलाकर भारत के निर्वाचन आयोग में 3 सदस्य वर्तमान में कार्यरत है। आपने एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नाम सुना होगा, उनका नाम है TN शेषन साहब। TN शेषन साहब ने सभी मतदाताओं के लिए एक फोटो युक्त वोटर ID प्रदान की गई। जैसे कि आप आज अपने वोटर ID पे देखते होंगे कि आपका फोटो लगा हुआ है, तो यह TN शेषन साहब की देन है। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 249 किसके अधिकारों से संबंधित है? ऑप्शन ए लोकसभा के, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के, ऑप्शन सी राज्यसभा के, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री के। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा के। आपको पता होगा कि अनुच्छेद 249 में राज्यसभा की शक्ति है और अनुच्छेद 312 में भी राज्यसभा की शक्ति दी गई है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषय में विधि बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है। विधि बनाने के लिए उससे कह सकती है कि संसद इन विषयों पर विधि बनाए, कानून बनाए। तो संसद की अनुच्छेद 249 में शक्ति दी गई है और संसद की अनुच्छेद 312 में भी शक्ति है। यदि अनुच्छेद 312 के तहत केंद्र एवं राज्यों दोनों के लिए अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। तो हम खास तौर पे देखें तो कुछ लोग मानते हैं कि भारत में राज्यसभा को बहुत कम शक्ति प्राप्त है। कुछ इसकी आलोचना भी करते हैं कि राज्यसभा को तो हमने ऐसे ही रख रखा है। तो ऐसा नहीं है कि वित्तीय मामलों को छोड़कर और विधान परिषद के ऊपर नियंत्रण को छोड़कर सभी मामलों में राज्यसभा लोकसभा के बराबर है। बस अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है, उस पर वहाँ पर हमारी राज्यसभा थोड़ी कम दिखाई देती पड़ती है। लेकिन सभी मामलों में हमारी राज्यसभा लोकसभा के बराबर ही है, आपको ये पता होना चाहिए। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को नियंत्रक महालेखा परीक्षक नियुक्त करने के लिए शक्ति प्रदान करता है? महालेखा परीक्षक नियुक्त करने के लिए शक्ति प्रदान करता है। तो अनुच्छेद ऑप्शन ए अनुच्छेद 147, ऑप्शन बी अनुच्छेद 148, ऑप्शन सी अनुच्छेद 149, ऑप्शन डी अनुच्छेद 150। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 भारत के लिए एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक की व्यवस्था करता है और आपको ये पता होगा कि लोक वित्त व्यवस्था का संरक्षक होता है और यह भारत की संपूर्ण वित्त व्यवस्था पर यह नियंत्रण करता है। तो इस प्रकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक को भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी माना है। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है। आपको यह पता होगा कि इस नियंत्रक महालेखा परीक्षक को हटाना कोई आसान काम नहीं है। इसको हटाने के लिए हमें इसकी एक विशेष प्रक्रिया होती है, उसी प्रक्रिया के द्वारा इसे हटाया जा सकता है। तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है, आपको यह पता होना चाहिए। अनुच्छेद 149 कहता है कि अनुच्छेद 149 नियंत्रक महालेखा परीक्षक
की शक्तियां और कार्य के बारे में बताता है। और अनुच्छेद 150 संघ और राज्य लेखाओं का प्रारूप की बात करता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति संघीय कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो इसमें ऑप्शन ए अनुच्छेद 178 के तहत, ऑप्शन ए अनुच्छेद 78 के तहत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 80 के तहत, ऑप्शन सी अनुच्छेद 81 के तहत, ऑप्शन डी अनुच्छेद 74 के तहत। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 74 के तहत। अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य है। तो दोस्तों आप कुछ अनुच्छेदों के बारे में यहाँ पर जान लीजिए, तो आप छापिएगा अनुच्छेद 76 महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी की व्यवस्था अनुच्छेद 76 करता है। और अनुच्छेद 80 भारत में राज्यसभा का गठन करता है। और अनुच्छेद 79 संसद की व्यवस्था करता है। और अनुच्छेद 81 लोकसभा की व्यवस्था करता है। और अनुच्छेद 78 कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के क्या क्या कर्तव्य हैं, क्या क्या उसके काम हैं, उनकी व्यवस्था हमारा अनुच्छेद 78 करता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उस मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री होगा। जो अन्य मंत्री हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी। तो दोस्तों चलते हैं अपने, और आपको मैं यहाँ पर एक बात और बता दूं कि हमने 44वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति को एक बार किसी सलाह को मानने के लिए उसे एक ऑप्शन प्रदान कर दिया गया है कि वह उस सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। यदि राष्ट्रपति एक बार सलाह को पुनर्विचार के लिए भेजता है और यदि मंत्रिपरिषद उस सलाह को उसमें संशोधित संशोधन करके या उसी सलाह को एज इट उसमें बिना संशोधन करे भेजती है तो राष्ट्रपति द्वारा उस सलाह को मानने के लिए बाध्य है। यह हमने 44वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1978 द्वारा किया था। चलते हैं दोस्तों अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो आपको पता होगा कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के संबंध में 3 प्रकार के संबंध होते हैं। तो प्रशासनिक संबंध, वित्तीय संबंध और विधायी संबंध। तो आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि प्रशासनिक संबंध हमारे अनुच्छेद 256 से 263 तक होते हैं। वित्तीय संबंध हमारे अनुच्छेद 245 से विधायी संबंध हमारे अनुच्छेद 245 से 255 तक और वित्तीय संबंध हमारे अनुच्छेद 268 से 293 तक होते हैं। तो इसका ऑप्शन ए कहता है कि अनुच्छेद 256 से 263 तक हमारे प्रशासनिक संबंध पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 256 से 263 तक। चलते हैं दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय नागरिकता अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था? तो छापिएगा ऑप्शन ए 1954, ऑप्शन बी 1953, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1952। तो छापिएगा दोस्तों 1955 में हमारा प्रथम भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। और नागरिकता संशोधन अधिनियम कौन पारित करता है? इसे हमारी संसद पारित करती है। इसमें संसद की शक्ति दी गई है। संसद अनुच्छेद 11 के अनुरूप नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 पारित किया और हमारी संसद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 पारित किया। उसके पश्चात हमारी संसद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 पारित किया और उसके बाद हमारी संसद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 पारित किया और उसके बाद हमारी संसद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 पारित किया। हमारी संसद अनुच्छेद 11 के तहत नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित कर सकती है। तो आपको मैं यहाँ पर बता दूँ कि भारत में नागरिकता संबंधी प्रावधान, भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान भाग 2 संविधान का भाग 2 में और अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो नागरिकता में संशोधन करना हो तो उसे कौन करता है? संसद भारत के किसी भी नागरिकता के संबंध में संशोधन कर सकती है, संसद इसमें संशोधन कर सकती है। तो संसद
हम वर्तमान में नागरिकता तीन चार प्रकार से प्राप्त करते हैं। जैसे जन्म के स्थान पर नागरिकता प्राप्त करते हैं कुछ लोग, और कुछ वंश के आधार पर, और कुछ करते हैं रजिस्ट्रीकरण द्वारा, और कुछ लोग करते हैं देशीकरण द्वारा, और कुछ लोग नागरिकता प्राप्त करते हैं हम भूभाग के संकलन द्वारा। तो हम ऐसे मान के 5 प्रकार से हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।